स्टूडेंट्स, आज भारत में यूरोपियनों का आगमन इस टॉपिक का दूसरा भाग लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैंने आपको बताया था कि भारत में जो यूरोपीय शक्तियाँ आईं वो अलग अलग समय पर आईं और अलग अलग स्थानों पर उन्होंने धीरे धीरे अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया था। पहले भाग में मैंने बताया था कि किस प्रकार से पुर्तगाली भारत में आए और उन्होंने गोवा और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर कोचीन तक धीरे धीरे अपना हस्तक्षेप करके वहाँ व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लिया था। आज बात करेंगे अंग्रेज कंपनी का भारत में प्रवेश एवं आधिपत्य। किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने धीरे धीरे पहले व्यापारिक कार्य शुरू किया और इसके बाद फिर राजनीतिक हस्तक्षेप करते हुए शक्ति स्थापित कर ली, यानी सत्ता स्थापित कर ली। तो यहाँ पर मैं पृष्ठभूमि के रूप में ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय अंग्रेज भारत आए थे उस समय अकबर का शासन था और इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि महारानी एलिजाबेथ से जब 217 लोगों ने निवेदन किया, जो व्यापारी लोग थे उन्होंने तो एक कंपनी की स्थापना की बात की थी और वहाँ से खत प्राप्त कर लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि यूरोप में पुनर्जागरण जो हो चुका था उसके माध्यम से यूरोप के लोग बाहर निकलने के लिए बेताब थे और अंग्रेज भी पुर्तगालियों की तरह दूसरे देशों में जाकर अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। तो वैसे तो सबसे पहले 1579 ईस्वी में पहला अंग्रेज आया था स्थल के माध्यम से, लेकिन वो किसी व्यापारिक उद्देश्य से नहीं आया था। लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से जॉन मिल्डन हॉल सबसे पहले स्थल मार्ग से 1557 ईस्वी में आते हैं और उसके बाद ये दोबारा 1599 ईस्वी में भी आते हैं। अंग्रेजों का जो सबसे पहला जहाज भारत आया था उसको रेड ड्रैगन कहा गया था, लेकिन वो व्यापारिक जहाज नहीं था, वो किसी अन्य उद्देश्य से आया था। पहला जो व्यापारिक जहाज आया भारत उसका नाम हेक्टर था और ये सबसे पहले 1599 ईस्वी में भारत में आया था। उधर यूरोप की स्थिति को अगर देखें तो यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल जो कि पड़ोसी देश थे और नाविक क्षेत्र में बहुत आगे चल रहे थे, नए नए अन्वेषण कर रहे थे, इनका 1588 ईस्वी में विलय हो चुका था। तो इनका जो संयुक्त बेड़ा था, जो जहाजी बेड़ा था, वो जहाजी बेड़ा बराबर सामुद्रिक अभियान कर रहा था और उसका नाम था आर्मेडा। इस आर्मेडा जहाजी बेड़े को जब हरा दिया अंग्रेजों ने तो उन्हें एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई और उसके सफलता के मिल जाने के बाद उनका मनोबल बढ़ गया और वो ये सोचने लगे कि क्यों ना अब हम सामुद्रिक शक्ति को और बढ़ा करके अपने व्यापार को बढ़ाएं। तो इस तरीके से 217 व्यापारियों ने मिलकर एक दल बनाया और उस दल ने एक प्रार्थना पत्र लिखा तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ को कि हमें पूर्वी समुद्र की ओर, पूर्व के देशों की ओर हमें व्यापारिक अनुमति दे दी जाए। 1599 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने ये अनुमति प्रदान कर दी थी और उसके बाद व्यापारियों ने अपना एक जो दल बनाया था जिसको नाम दिया गया था व्यापारिक कंपनी के रूप में, वो थी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यानी ईस्ट इंडीज जो देश हैं उनके साथ जो है व्यापार करना है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखते समय रजिस्टर और पेन लेकर के बैठिए और जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं इनको नोट करते जाइए ताकि आपको दोबारा उन चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी ने जो शाही फरमान जारी किया, इस शाही फरमान के जरिए ये कहा गया था कि ये कंपनी 15 वर्षों तक जो ईस्ट इंडीज के क्षेत्र हैं, चाहे वो भारत है, श्रीलंका है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और आगे के इंडोनेशिया की तरफ और एशियाई तटवर्ती देश जो थे उनके साथ में व्यापार
कर सकते हैं। इस फरमान को चार्टर अधिनियम के रूप में माना गया। यद्यपि ये चार्टर अधिनियम नहीं था, लेकिन फिर भी ये इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि व्यापार का एक नया क्षेत्र खुल रहा था। और बाद में इसी कंपनी को, जो कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम था, वो बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिनियम के अंतर्गत इसको संक्षेप में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। इस कंपनी के संचालन के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स स्थापित किया गया था। कहने का मतलब है कि व्यापारिक अधिकारियों का एक ऐसा दल निर्धारित कर दिया गया था जो समस्त व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा, उनके संबंध में नियम लागू करेगा, उनकी निगरानी करेगा, उनका ऑडिट करेगा। इन सब के लिए अधिकारी रखे गए थे। इसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसको निदेशक कहा गया था, और उसकी मदद करने के लिए एक उपनिदेशक बनाया गया था। और पूरी व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए, उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए 24 सदस्यों का ये दल बनाया गया था, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया था। ये आप समझ गए होंगे। अब जो कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां जो संचालित हो रही थीं, उसके लिए कुछ विशेष जहाज निर्धारित कर दिए गए थे, और इसमें ग्लोब नामक जहाज जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो भारत के साथ में व्यापार करता था, माल को इधर से उधर ले जाता था। भारत से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ पर बहुत सी चीज़ें बनाते थे, उनको वापस भारत में ला करके बेचते थे, जिससे कि भारत में मंडी तैयार हो गई थी, एक यूरोपीय बाजार तैयार हो गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि अब ये अंग्रेज जो है वो निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे थे, और इन्होंने जावा, सुमात्रा, मलक्का, बोर्नियो इत्यादि की यात्राएं की, और वहां से मसाले का व्यापार शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब भारत से भी व्यापार कर रहे थे, और जो अन्य दक्षिण एशियाई देश थे उनके साथ भी व्यापार की वृद्धि हो रही थी। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली बार व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रयास किया। व्यापारिक कोठियों का मतलब है कि ऐसे स्थान जहां पर अंग्रेज रह सकें और गोदाम बना सकें और वहां पर माल को इकट्ठा कर सकें, ताकि जहां उस माल को बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके और बंदरगाहों से वो जहाजों में लाद करके यूरोप ले जाया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने कोठियां बनाना शुरू कर दिया था। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से दोबारा आते हैं और सूरत बंदरगाह पर उतरते हैं। कैप्टन हॉकिंस इस जहाज से सूरत बंदरगाह पर आते हैं, और यहाँ पर वो जो तत्कालीन ब्रिटेन का शासक है जेम्स प्रथम, उस जेम्स प्रथम का एक पत्र लिख करके आते हैं, जो लाते हैं, जो कि वास्तव में अकबर के लिए लिखा गया था। लेकिन अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। ये पत्र लगभग 3 वर्ष पहले लिखा गया था, लेकिन उसको कैप्टन हॉकिंस को भारत आने में थोड़ा समय लग गया, कुछ अनुमति नहीं मिल पाई, कुछ और असुविधाएं रही होंगी। तो ये अकबर के नाम लिखा था जिस समय पत्र लिखा गया था, और इस पत्र का नाम था फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब है मित्रता। कहने का मतलब ये है कि राजा जेम्स प्रथम भारत के शासक, मुगल शासक अकबर के साथ मित्रता करना चाहता है। लेकिन ये पत्र वास्तव में आगरा में जहांगीर को प्रदान किया गया था। जब ये पत्र पहुंचा था उस समय जहांगीर आगरा में नहीं था, लेकिन जब आगरा में आ गया तब उसको ये पत्र दिया गया। जहांगीर से जब कैप्टन हॉकिंस की मुलाकात होती है तो जहांगीर ने प्रसन्न होकर के उसको 400 की मनसबदारी दे दी। मनसबदार एक भूभाग होता था जो कि तत्कालीन बादशाह के द्वारा अपने प्रियजनों को दिया जाता था, अथवा यूँ कहें कि उसकी मनसब की व्यवस्था देखने के लिए दिया जाता था। वो प्रिय लोग भी होते थे और साथ में ऐसे लोग भी होते थे जो शासन की अच्छी जानकारी रखते थे।
और प्रसन्न होकर के जहांगीर ने जेम्स का जो पत्र लाया था हॉकिंस, उसको खान की उपाधि भी दे दी। अब देखिए, एक अंग्रेज व्यक्ति है कैप्टन हॉकिंस, उसको खान की उपाधि दी। कहने का मतलब ये है कि उसका बहुत अधिक सम्मान किया गया। और जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की पहले अनुमति दे दी और बाद में उसको वापस ले गया। कहने का मतलब ये है, जहांगीर थोड़ा सा कहना चाहिए कि जल्दी निर्णय ले लेता था। जब हॉकिंस ने ये कहा कि हमें फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी जाए, अर्थात बसने की अनुमति दे दी जाए, अंग्रेजों के बसने की अनुमति दे दी जाए, तो पहले तो दे दी। लेकिन जब जहांगीर के जो सलाहकार थे उन लोगों ने समझाया कि आप ये ऐसा मत कीजिए, इससे अंग्रेज जो है वो फिर तेजी से बढ़ने लगेंगे, तो उसने वो अनुमति वापस ली। उन्होंने कहा इनको केवल व्यापार करने की अनुमति दीजिए, बसने की अनुमति मत दीजिए। इसके बाद 1611 ईस्वी में हॉकिंस आगरा छोड़कर सूरत आ गया। अब क्या था कि अंग्रेज जो आते थे वो सूरत में आकर रुक जाते थे और सूरत से ही सारा व्यापार चल रहा था। हॉकिंस लगभग 3 वर्ष तक जो है वो आगरा में रहा जहांगीर के दरबार में, और वहां से व्यापारिक गतिविधियां देख रहा था, लेकिन वहां से अच्छा नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से वो अब सूरत आ गया, क्योंकि सूरत में वो देख सके कि किस तरीके से माल एकत्रित हो रहा है, कैसे कितना माल एकत्रित हो रहा है, कैसे वो जहाज़ों में लादा जा रहा है और क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके से उनका निदान किया जाए। ये सारी चीज़ देखने के लिए वो सूरत आ गया और सर मिल्डेन के सहयोग से पुर्तगालियों को पराजित कर शक्ति में वृद्धि की। अर्थात यहाँ पर पुर्तगाली पहले से व्यापार कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में क्या था कि आपस में प्रतिस्पर्धा हो गई थी। तो हॉकिंस ने आकर के सर मिल्डन के सहयोग से पुर्तगालियों को हरा दिया और अंग्रेजों की शक्ति को बढ़ा दिया। इसी तरीके से व्यापार धीरे धीरे बढ़ता रहा और 1611 ईस्वी में भी मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ पर फैक्ट्री का तात्पर्य, फैक्ट्री का मतलब कारखाना, इसका मतलब है बस्ती। अंग्रेज बस्ती बनाई और जहां पर कि व्यापारिक सामान को एकत्रित किया जा सके। यहाँ फैक्ट्री का तात्पर्य किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से नहीं है, बल्कि अंग्रेज बस्ती के स्थापित होने से, जहां से व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती थी। इसके बाद देखें, निरंतर आगे व्यापार बढ़ता रहा। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने हॉकिंस से प्रभावित होकर सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। अब क्या हुआ कि जहांगीर ने कारखाना खोलने की अनुमति दे दी सूरत में। कहने का मतलब है कि पहले से बस रहे थे, लेकिन उसका एक वैध रूप नहीं था, और वो वैधता 1613 ईस्वी में जहांगीर ने दे दी। लेकिन ये कहा कि इसके बदले में आपको एक अंग्रेज प्रतिनिधि हमारे दरबार में रखना पड़ेगा, जमानत के रूप में या बंधक के रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अंग्रेज किसी भी तरीके से नियम का उल्लंघन करते हैं तो जहांगीर उस प्रतिनिधि के माध्यम से उस प्रतिनिधि के पर दबाव डाल करके कोई कार्यवाही कर सके, इसके लिए उसने ऐसा किया था। इसके बाद सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम से दूसरा पत्र लेकर के आते हैं। सर टॉमस रो को देखा जाए तो वैधानिक रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा दूत बनाकर भेजा गया था, राजदूत बनाकर के भेजा गया था कि आप भारत में जाकर मुगल शासक से मिलेंगे और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वहां से और वैधानिक छूटें प्राप्त करेंगे, जिससे कि व्यापार और अधिक बढ़ सके। 10 जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर को यह पत्र प्रदान किया जाता है, जो तत्कालीन शासक ब्रिटिश शासक के द्वारा भेजा गया था, ब्रिटिश राजा के द्वारा भेजा गया था। इस पत्र का नाम था परफेक्ट। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि पहले जो पत्र आया था, जो अकबर के नाम से लिखा गया था और जहांगीर को प्राप्त हुआ था, उस पत्र का नाम था फ्रेंड, और ये अब जो दोबारा सर टॉमस रो पत्र लेकर के आते हैं, इसका नाम था परफेक्ट। सर टॉमस रो 10 जनवरी
1616 से 17 फरवरी 1618 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहता है। यानी कि ये जो समय है वो है लगभग 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संयोग से अगर देखा जाए तो हमारे देश का संविधान जो आज़ाद होने के बाद बना था, उसको बनने में भी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो ये इतने दिनों तक मुगल दरबार में रहा था और मुगल दरबार में रहते हुए ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया था। इसके साथ में एक और अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था एडवर्ड टेरी। वो भी मुगल दरबार में रहा था। जहांगीर जो है वो इससे बहुत प्रभावित था, बहुत पसंद था। जब भी जहांगीर को अंग्रेजों के बारे में कोई भी परामर्श लेना होता था अथवा कोई भी बात अपनी रखनी होती थी तो वो एडवर्ड टेरी से परामर्श लेता था, उससे वार्ता करता था। निरंतर बढ़ते हुए व्यापार के साथ साथ अंग्रेजों की शक्ति भी बढ़ने लगी और 1616 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों की 4 फैक्ट्रियां अब तक स्थापित हो चुकी हैं। यानी 4 स्थानों पर बड़ी बड़ी बस्तियां बन गई हैं, गोदाम बन गए हैं और वहां से निरंतर व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। ये स्थान थे सूरत जो गुजरात में है, अहमदाबाद ये भी गुजरात में, बुरहानपुर बंगाल में था और आगरा जो है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो है वो आगरा प्रमुख स्थान बन गए थे। और इसके बाद 1618 ईस्वी में फारस के शाह ने फारस की खाड़ी की जास्क बंदरगाह से व्यापार की अनुमति दे दी। कहने का मतलब अब इन अंग्रेजों के व्यापार से, चूंकि अंग्रेज फारस खाड़ी होते हुए आते थे, आसान द्वीप होते हुए इनके जहाज जाते थे और फारस की खाड़ी होते हुए अरब सागर में आते थे और यहाँ से फिर स्थलीय मार्ग से इनका व्यापार चलता था। तो जो फारस का शाह था उसने भी अपने एक बंदरगाह को मुक्त कर दिया अंग्रेजों के व्यापार के लिए। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा है। 1620 ईस्वी में पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त कर ली। अब इनके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे वो पुर्तगाली थे, क्योंकि पुर्तगालियों ने कोचीन, गोवा, कराईकल, कालीकट और मलक्का, हरमुज इत्यादि पर जो अधिकार जमा रखा था, व्यापार कर रहे थे। तो ये सबसे बड़े व्यापारिक इनके प्रतिस्पर्धी थे, इनको हरा दिया और 1622 में हरमुज जो कि प्रमुख व्यापारिक स्थान था पुर्तगालियों का, उस पर भी विजय प्राप्त कर ली। कहने का मतलब है कि अंग्रेजों का व्यापार निरंतर बढ़ता जा रहा है और शक्ति भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। 1629 से 1638 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारत के अनेक क्षेत्रों में सफलताएं मिलती चली गईं। और अब हम देखेंगे कि अभी तक तो जहांगीर का पीरियड था, लेकिन अब भारत में शासक बदल गया है और अब शाहजहां का शासन आ गया। जहांगीर का पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठ गया है। तो शाहजहां ने भी अंग्रेजों के साथ लगभग वही नीति अपनाई जो कि उसके पिता बादशाह जहांगीर ने अपनाई थी। तो इससे अंग्रेजों को व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, वो निरंतर और बढ़ता चला गया। बल्कि शाहजहां ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए हज यात्रियों की सुरक्षा अंग्रेजों को सौंप दी। चूंकि हज यात्री भी उस समय जलपोतों से जाया करते थे, पानी के जहाजों से जाया करते थे और वे जहाज अरब सागर से होते हुए, फारस की खाड़ी होते हुए और फिर हज के लिए जाते थे आगे स्थल में, उधर इराक की तरफ जाते थे। तो उस मार्ग पर अंग्रेजों का रोक था, इसलिए शाहजहां ने हज के यात्रियों की सुरक्षा भी उनको सौंप दी। कहने का मतलब है खुद ही अंग्रेजों की वो शक्ति बढ़ाने का एक और अवसर दे दिया। और इसके बाद 1632 ईस्वी में गोलकुंडा जो कि दक्षिण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था, प्रांत होता था, वहां के सुल्तान ने सुनहरा फरमान जारी कर दिया। यहाँ के सुल्तान थे आसफ शाह महोदय, उन्होंने सुनहरा फरमान जारी कर दिया। और ये सुनहरा फरमान क्या था? जिसके आधार पर अंग्रेजों को 500 पैगोडा मुद्रा वार्षिक मिलेंगे। यानी 500 पैगोडा, पैगोडा जो है वो उस समय इस राज्य की मुद्रा हुआ करती थी। वास्तव में ये मुद्रा पुर्तगालियों ने दक्षिण भारत में चलाई थी, जो कि बाद में अनेक राज्यों ने इसको निरंतर जारी रखा था। तो 500 पैगोडा उनको वार्षिक मिलने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज व्यापार से तो कमा ही रहे हैं, साथ में वो भारतीय
जो शासक हैं उनसे भी उनको धन प्राप्त हो रहा है। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। जो मद्रास का इलाका था वो चंद्रगिरी के राजा के नियंत्रण में था। वो फ्रांसिस डे ने पट्टे पर ले लिया, लीज पर ले लिया कुछ वर्षों के लिए, और वहां पर कोठी बनाई। यही कोठी बाद में सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से जानी गई। सेंट जॉर्ज फोर्ट नहीं, सेंट जॉर्ज का किला बन गया। तो भारत में पहले कोठियां बनाई, फिर फैक्ट्रियां बनाई, फिर किले बनाने शुरू कर दिए अंग्रेजों ने। 1642 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी, अब देखिए एक और ऐसी घटनाएं घटित होती चली जा रही हैं जो निरंतर अंग्रेजों की शक्ति का विस्तार कर रही हैं। और अब घटना घटित क्या होती है कि पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार के साथ होता है। राजकुमारी का नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा और राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय। जब इन दोनों का विवाह होता है तो बंबई को दहेज में दिया जाता है। यानी आप देखिए कि विवाह हो रहा है पुर्तगाल की राजकुमारी का ब्रिटेन के राजकुमार के साथ में, और दहेज दिया जा रहा भारत का नगर बंबई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी। जब वो दहेज में मिल जाता है तो 1668 ईस्वी में वो राजकुमार साहब यानी चार्ल्स द्वितीय उसे 10 पाउंड के किराए पर कंपनी को दे देते हैं। वो कहते भाई हम इसकी बंबई की देखरेख नहीं कर पाएंगे, आप करिएगा देखरेख और आप अपना व्यापार बढ़ाइए या जैसे चाहे वैसे उपयोग करिए, हमको केवल नाम मात्र के लिए जो है वो 10 पाउंड किराए पर मिल जाता है कंपनी को। तो कहने का मतलब है कि कंपनी को किस तरीके से बहुत सारी चीजें नसीब से ही मिल रही हैं, भाग्य से ही मिलती चली जा रही हैं। और 1669 ईस्वी में कंपनी का जो प्रेसिडेंट था और बंबई का गवर्नर बनकर के आता है जॉर्ज ऑक्सेंडन। जॉर्ज ऑक्सेंडन जब हिंदुस्तान आता है तो वो एक नई रणनीति लेकर के आता है, नई स्ट्रेटजी लाता है व्यापार की। और वो कहता है यहां जो निदेशक हैं उनसे कहता है कि अपने हाथों तलवार लेकर अपना व्यापार करो। अब ये देखिए बहुत छोटा सेंटेंस है कि अपने हाथों तलवार लेकर अपना व्यापार करो, लेकिन ये बहुत बड़ा निर्देश है। और इसका तात्पर्य सीधा ये है कि व्यापारिक शक्ति के साथ साथ अपनी सैनिक शक्ति भी बढ़ाइए, ताकि जहाजों पर सैनिकों को साथ ले जाइए और उनके साथ अपने जहाजों की रक्षा कीजिए और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाइए। तो आप देखेंगे कि इस महत्वपूर्ण निर्णय से अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बढ़ने लगती है। और अब आप देखते हैं कि बंबई की महानता का संस्थापक गेराल्ड ऑंगियर, बंबई जो कि अब अंग्रेजों को पूरी तरीके से मिल चुका है, उसको अब एक बड़ा शहर बनाना है, उसको एक ऐसा महत्वपूर्ण नगर बनाना है जो कि वाणिज्यिक राजधानी बन सके अंग्रेजों की। और उसके लिए ये रणनीति लेकर के आता है जो अगला गवर्नर होता है, जो कंपनी का प्रेसिडेंट भी बनकर के आता है, सूरत और बंबई का प्रेसिडेंट बनकर आता है। ये 1669 से 1707 ईस्वी तक रहता है। गेराल्ड ऑंगियर इसका नाम है। वो आकर के बंबई में क्या नई नई चीजें करता है ये देखना है। तो गेराल्ड बंबई नगर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक का मतलब ये नहीं है कि इससे पहले बंबई था ही नहीं, बंबई था, लेकिन उस बंबई को व्यापारिक क्षेत्र में विस्तृत करना, वाणिज्यिक क्षेत्र में विस्तृत करना, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना, सैन्य शक्ति का केंद्र बनाना और कंपनी का मुख्यालय बनाना उस समय, ये सारी जो चीजें वो करता है, जिसके कारण से बंबई का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। उसने क्या किया महत्वपूर्ण कार्य? बंबई की किलेबंदी की, जिससे वहां पर सुरक्षित सेना रखी जा सके और वहां के व्यापारियों की रक्षा की जा सके, वहां के आर्थिक जितने भी संसाधन उनकी रक्षा की जा सके। और क्या किया? गोदी का निर्माण करवाया। गोदी वो स्थान होता है जो बंदरगाह के साथ बनाया जाता है, बंदरगाह के पास में, जहां पर माल को स्टॉक किया जाता है, यानी गोदाम के रूप में बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, उसको गोदी कहा जाता है, और जहां पर जहाज भी खड़े होते हैं। इसके बाद क्या किया उसने? पुलिस दल का गठन किया। पुलिस दल का गठन किया ताकि आंतरिक सुरक्षा बनी रहे। सेना का गठन किया बाह्य सुरक्षा के लिए,
कि जब व्यापार करें तो उसकी सुरक्षा कैसे करें, अगर किसी भी राजा महाराजा से कोई भी किसी भी समय झगड़ा हो जाता है तो किस तरीके से उसका सामना किया जा सके, इसके लिए सेना का भी गठन किया। इसके अलावा क्या किया, सोने और चांदी के सिक्कों के लिए टकसाल स्थापित की। बंबई में पहली टकसाल स्थापित की गई अंग्रेजों के द्वारा, जहां सोने और चांदी के सिक्के ढाले जाने लगे। अब आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होता है। अब तक तो व्यापार करने के लिए अंग्रेज व्यापारी इंग्लैंड से मुद्राएं लाते थे तो कितनी दिक्कत उनको होती थी, अब वो भारत में ही करने लगे तो इसका मतलब है उनका व्यापार और आसान हो गया। अब मुद्रा के लिए उनको ब्रिटेन की तरफ नहीं देखना होगा, भारत में ही उपलब्ध हो जाएगी। और इसके बाद इतना सारा काम करने के बाद जो गैरल्ड ऑन्गियर थे उनकी मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, और उनको सूरत में दफनाया जाता है जहां पर उनकी मजार है। आप देखेंगे इसके आगे क्या होता है, उत्पादकों एवं व्यापारियों के लिए वो आश्रय स्थल भी बनवा कर गया था। इसके साथ देखेंगे पुरानी पंचायत, कुछ भारतीय नाराज थे क्योंकि जो अंग्रेज आए थे वो धार्मिक थोड़ा हस्तक्षेप करने लगे थे और जो भारत के लोगों की स्थानीय व्यवस्था थी उसमें थोड़ा बहुत दखलंदाजी करने लगे थे। तो ऑडियर ने ये वादा किया कि इस तरीके का कुछ भी नहीं होगा, आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसे अपनाए रखिए, अपने धर्म को अपने हिसाब से बनाइए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इतनी अब तेजी से व्यापार और बढ़ गया आगे कि बहुत तेजी से शहरीकरण होने लगा, जनसंख्या बहुत तेजी से बंबई की बढ़ने लगी और 1682 ईस्वी तक आते आते जनसंख्या लगभग जो थी वो दुगनी तिगुनी हो गई और कंपनी का राजस्व, कंपनी की निरंतर आर्थिक समृद्धि होने लगी, राजस्व लगभग 3 गुना हो गया। अब इसके बाद मद्रास पर कंपनी द्वारा वर्चस्व स्थापित करना, अब बंबई पर तो वर्चस्व स्थापित हो चुका है कंपनी का, अब भारत के दूसरे क्षेत्रों में किस तरीके से उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया, कैसे वहां शक्ति को विस्तृत किया, ये देखना है। तो 1687 ईस्वी में एक अंग्रेज आता है सर जोशुआ चाइल्ड, और वो आकर के देखता है कि ये मद्रास का जो क्षेत्र है ये भी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले वर्ष वो अपने दूसरे भाई को बुलाता जिसका नाम है जॉन चाइल्ड। जब इसको बुलाता है ये दोनों मिलकर के मद्रास के क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, उसको कब्जा करने के लिए अभियान चलाते हैं और ये नीति अपनाते हैं कि अब तक तो अंग्रेजों की नीति रही थी याचक के रूप में, अर्थात मांगते थे वो भारतीय शासकों से, जो भारत के राजा महाराजा थे उनसे मांगते थे, लेकिन उनका अब मांगेंगे नहीं, अब हम संघर्ष की नीति अपनाएंगे। जब उन्होंने ये बात कही तो तत्कालीन जो शासक था औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब ने इसका विरोध किया और उसने जॉन चाइल्ड को दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाने के लिए कहा कि भाई आपने ये गलत अभियान चलाया हुआ है, इस अभियान को वापस लीजिए, आपको ऐसा हम नहीं करने देंगे। तो जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के दरबार में माफी मांगनी पड़ी और 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ा। औरंगजेब ने ये सब देखते हुए एक अधिकार पत्र जारी किया और उस अधिकार पत्र के आधार पर उसने जजिया कर अंग्रेजों से वसूल करने का निर्णय लिया। जजिया कर एक ऐसा कर होता था जो खास तौर से मुस्लिम शासकों के द्वारा लागू किया गया था और ये गैर धर्म के लोगों से लिया जाता था कि हम अपने शासन में रहते हुए आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, आपके लिए व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए आपको ये कर देना पड़ेगा। ये औरंगजेब ने 1.5% की दर से वसूल किया था। इसके बाद देखिए सर थॉमस रो 2 वर्ष 11 में 18 दिन रहा था, ये पहले ही हम बात आपको बता चुके हैं और ये अब तक जितना भी जो देख रहे हैं, जो अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार हो गया, शक्ति वृद्धि हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सर थॉमस रो की नीति थी जो कि अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुई। इसके बाद 1609 ईस्वी में चार्टर एवं कंपनी का विशेषाधिकार। 1609 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम ने कंपनी के लिए व्यापारिक चार्टर
प्राप्त किया, अर्थात चार्टर जो है वो पारित किया गया था, जो कंपनी ने प्राप्त किया था राजा जेम्स प्रथम से। और उसमें तमाम चीजों का उल्लेख किया गया था कि भविष्य में कंपनी किस तरीके से अपनी गतिविधियों को चलाएगी। इसी चार्टर का 1615 और 1624 ईस्वी में आवश्यकता अनुसार नवीनीकरण भी किया गया, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार जो परिवर्तन होने थे वो किए गए। 1612 ईस्वी तक कंपनी का जो मुनाफा था वो बढ़कर 20% तक हो गया था, जो कि काफी अच्छा था। और इसी वर्ष जो है अब कंपनी इस स्थिति में आ चुकी थी कि वो सरकार को पैसा देकर, यानी ब्रिटिश सरकार को पैसा देकर के अथवा भारतीय सरकार को पैसा देकर के जो नियम या व्यवस्थाएं हैं उनमें विभिन्न प्रकार की छूटें प्राप्त कर सकती थी। तो कंपनी अब सक्षम हो चुकी थी, जो ब्रिटिश सरकार को भी धन उपलब्ध करा सकती थी और भारतीय शासकों को भी आवश्यकता पड़ने पर धन दे सकती थी और व्यापारिक छूटें प्राप्त कर सकती थी। इंग्लैंड की स्थिति बिगड़ती है और इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में क्रांति हो जाती है, जिसको कि रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। और इस रक्तहीन क्रांति के बाद चार्ल्स विलियम जो है वो शासक बनता है। और ये क्रांति होने के पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण कारण ये था कि उस समय जो तत्कालीन राजा था जेम्स द्वितीय, वो संसद के अधिवेशन नहीं बुला रहा था, सांसदों को अधिकार नहीं दे रहा था, उनके जो विशेषाधिकार थे उन्हें नहीं दे रहा था। तो जब क्रांति हो गई, सत्ता दूसरे राजा के हाथ में आ गई, तो संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई, यानी कि अब जो सर्वोच्च निर्णय लिए जाएंगे वो संसद के द्वारा लिए जाएंगे, राजा केवल उन पर अनुमति प्रदान करेगा, केवल हस्ताक्षर करेगा। जब ये बात निश्चित हो गई तो जो संसद थी, तत्कालीन संसद थी, वो कंपनी को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं देना चाहती थी, क्योंकि कंपनी की शक्ति निरंतर बढ़ती चली जा रही थी और कंपनी के ऊपर जो ब्रिटिश सरकार की डिपेंडेंसी भी बढ़ती जा रही थी, निर्भरता भी बढ़ती जा रही थी। तो जो नई संसद बनी थी या जो नए राजा बने थे क्रांति के बाद, उन्होंने इस चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी। 1694 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक प्रस्ताव पारित कर अंग्रेज नागरिकों को व्यक्तिगत व्यापार का अधिकार दे दिया। इसका मतलब क्या था? मतलब यह था कि जो ब्रिटेन की संसद है उसके दो सदन हैं, एक कहलाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा कहलाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंतर्गत जो उच्च वर्गीय लोग हैं, सामंत हैं, वो उसके सदस्य होते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन्स में सामान्य जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, अभी भी होते हैं। तो उस समय भी वैसा ही था। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग थे वो चाहते थे कि कंपनी का विशेषाधिकार कुछ कम हो, तो उसको कम करने के लिए नागरिकों को अधिकार दिया गया कि वो व्यक्तिगत व्यापार भी दूसरे देशों में कर सकते हैं। यद्यपि ये उस समय तो कंपनी की शक्ति को थोड़ा कम करने, नियंत्रित करने के लिए किया गया, लेकिन बाद में ये निर्णय बड़ा दुखदायी साबित हुआ, क्योंकि ब्रिटिश नागरिक भारत से बहुत बड़ी मात्रा में धन का निष्कासन करने लगे, धन को ले जाने लगे, और वो धन इंग्लैंड तो पहुंच जाता था मगर सरकार को नहीं मिलता था, जिससे कि ब्रिटेन की सरकार को भी नुकसान होने लगा और भारत के लोगों को भी नुकसान होने लगा, क्योंकि भारत से धन जाने लगा। तो ये आगे चलकर नुकसानदेह होता है, जिसको वेल्थ ड्रेन नाम दिया गया था, धन का निष्कासन। 1698 ईस्वी में सम्राट विलियम तृतीय जो होते हैं वो एक अधिनियम पारित करते हैं और इस कंपनी को अब दो भागों में बांट दिया जाता है। दो भाग होते हैं, जनरल सोसाइटी जिसके अंदर वे नागरिक रखे गए थे जो व्यक्तिगत व्यापार करते थे, और दूसरा रखा गया था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। दूसरा रखा गया था कि वो जो कंपनी काम कर रही थी पूर्व के क्षेत्र में, वो कंपनी है। सामान्य रूप से कह सकते हैं कि एक नागरिक व्यापार वाला समूह बना दिया था और दूसरा कंपनी वाला समूह। लेकिन ये व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि इस पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो गया। और 1708 ईस्वी में गोडोल्फिन के अर्ल एक सामंत को कहते हैं, वहां जो ब्रिटेन में अर्ल होते हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था है उसमें ड्यूक, बैरन्स, नाइट्स, अर्ल्स ये होते हैं। तो उसमें ये अर्ल थे,
इन्होंने दोनों कंपनी का फिर से विलय कर दिया और पुराना नाम ही रहने दिया, जो पुराना नाम चल रहा था कंपनी का। 1833 ईस्वी के चार्टर में इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर बने तो उन्होंने एक चार्टर एक्ट पारित किया था 1833, जो विभिन्न व्यवस्थाएं की गई थी। उन्हीं व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था ये थी कि इस कंपनी का जो बड़ा सा नाम था उसको लेने में दिक्कत हो रही थी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दे दिया गया। अब हम देखेंगे कि बंबई के क्षेत्र में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है, मद्रास के क्षेत्र में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। अब अंग्रेजों ने और आगे बढ़ते हुए बंगाल की तरफ कूच किया कि बंगाल भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें बंगाल जो है वो भारत का स्वर्ग कहलाता था। यहां नवाब की व्यवस्था चली आ रही थी। तो 1651 ईस्वी में बंगाल का जो व्यापार था उसमें इन्होंने छूट प्राप्त कर ली। अब 1651 ईस्वी में शाहजहां का शासन होता है, तो उसमें तत्कालीन शासक जो मुगल बादशाह है उससे छूट प्राप्त कर ली और बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में हुबली, कलकत्ता और आसपास के इलाके में व्यापार करने लगी। जो अंग्रेजों का दल बंगाल पहुंचा था उसमें एक डॉक्टर भी थे जिनका नाम था गैब्रियल बफंटन। ये गैब्रियल बफंटन जो डॉक्टर थे, तो हरम में एक स्त्री थी, वो बहुत बीमार चल रही थी, तो उसका इलाज करवाने के लिए इनको बुलाया गया और जब इन्होंने इलाज किया तो वो ठीक हो गई। और जब वो ठीक हो गई तो मुगल बादशाह ने इनको छूट प्रदान की और ये 300 रुपए वार्षिक, 3000 रुपए वार्षिक इनको ये कहा कि भाई तुम 3000 रुपए वार्षिक जो है वो दे करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार कर सकते हो। तो ये जो आदेश जारी किया गया था मुगल बादशाह के द्वारा, इस आदेश का नाम था निशान। निशान का मतलब है अनुमति। यानी अब अनुमति ये अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली थी कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार कर सकते। मुक्त व्यापार का मतलब है उन्हें किसी प्रकार की चुंगी नहीं देनी होगी, ड्यूटी नहीं देनी होगी। अब 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने 2% चुंगी लागू की। 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या काम किया? शाहजहां के समय तो उन्हें छूट मिलती रही, लेकिन औरंगजेब ने वो छूट नहीं दी और 2% चुंगी लगा दी और साथ में 1.5% जजिया कर भी लगा दिया था। तो इससे थोड़ा सा दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन अंग्रेज उतना ही ज्यादा लाभ कमाने लगे थे। 1688 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। हुगली जो कि एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह था, बंदरगाह बंगाल का, उसको लूट लिया। जब लूट लिया, ये समाचार जब औरंगजेब को मिलता है तो औरंगजेब जाता है वहां पर और तमाम अंग्रेजों को वहां से खदेड़ देता है और एक ऐसे द्वीप पर भेज देता है जहां पर ज्वार आती थी, यानी समुद्र का पानी चढ़ आता था। उसके बाद एक व्यक्ति था जॉब चारनाक। जॉब चारनाक जो है, जब उसने ये बात देखी तो उसने दोनों पक्षों को बुलाया, अंग्रेजों को भी बुलाया और औरंगजेब को भी बुलाया और दोनों में समझौता करवा दिया। कहा कि भाई ये अंग्रेज मर जाएंगे, विदेशी हैं, इनको यहाँ रहने दीजिए, अब ये वो गलती नहीं करेंगे जो अब तक की थी। तो इस तरीके से समझौता हो जाता है। 1690 इसमें सूतानाती में अंग्रेजों ने कोठी स्थापित की। सूतानाती एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जो बंगाल में ही है, वहां पर इन्होंने कोठी स्थापित की। और इसके बाद सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को सूतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान कर दी। अजीमुशान जो उस समय बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, उससे निवेदन करके अंग्रेजों ने 3 जगह प्राप्त कर ली जहां से वो जमींदारी कर सकते। जमींदारी का मतलब है कि एक तरीके से वो जमीन के मालिक बन गए थे और वहां से वो टैक्स इत्यादि वसूल कर सकते थे और व्यापार कर सकते थे आसानी से। अब अंग्रेजों ने ये जमींदारी जो प्राप्त की थी वो नाम मात्र के लिए केवल 1200 रुपए वार्षिक के हिसाब से प्राप्त करी थी। इसके बाद चार्ल्स आयर नामक व्यक्ति आता है, अंग्रेज है, वो भारत में आता है और वो देखता है कि सूतानाती बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यहां पर हमको अपना केंद्रीकरण करना चाहिए। तो वो उसको जो सामान्य कोठी बनी हुई थी उसको किलेबंद कोठी बना देता है और यही किलेबंद कोठी बाद में फोर्ट विलियम के नाम से जानी जाती है। फोर्ट विलियम यानी कि विलियम का किला। ये विलियम चूंकि उस समय
ब्रिटेन के राजा थे, इसलिए उनके नाम पर ये नाम रखा जाता है। ये फोर्ट विलियम आज भी बहुत विख्यात है, जो कि अब कलकत्ता में है। 1700 ईस्वी में बंगाल को मद्रास से अलग प्रेसिडेंसी बना दिया गया। अब ये देखें, प्रेसिडेंसी का मतलब है कि उस क्षेत्र विशेष में शासन चलाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए प्रेसिडेंट रखा जाएगा। तो अब तक देखा जाए तो 3 प्रेसिडेंसी बन चुकी हैं। पहले बंबई प्रेसिडेंसी बनी, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी बनी, और अब बंगाल प्रेसिडेंसी बन गई। तो 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की बन चुकी है। इसके बाद नॉरिस मिशन 1698 ईस्वी, सर विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन भेजा जाता है भारत के अंतर्गत। और देखिए, जो भी ब्रिटिश अधिकारी आता था भारत में, वो एक नई योजना लेकर के आता था कि किस तरीके से वो भारत में और अधिक अंग्रेज शक्ति का विस्तार कर पाए। तो ये मिशन जब आया, इसने आकर के औरंगजेब से विभिन्न प्रकार की जो छूटें प्राप्त करने की जो योजना थी, और भारत में अंग्रेजों की और विस्तार की जो योजना थी, वो औरंगजेब के सामने रखी। तो औरंगजेब ने इसको साफ इनकार कर दिया कि भाई हम इस योजना को नहीं मान सकते। इसी समय इंग्लैंड के सम्राट विलियम तृतीय जो थे, उन्होंने कंपनी के विस्तार के लिए ये मिशन भेजा था, जो कि असफल हो गया, और कंपनी पहले से ही एक कर दी गई थी। तो ये मिशन जो है वो सफल नहीं हो पाया नॉरिस महोदय का। इसके बाद फिर दूसरा मिशन भेजा जाता है, जॉन सरमन मिशन। ये 1715 ईस्वी में भारत आता है। जब जॉन सरमन मिशन आता है भारत में, तो इस समय क्या होता है कि यहाँ पर एक डॉक्टर भी इनके साथ हैं, हैमिल्टन उनका नाम था, और वो एक द्विभाषिया लेकर के आए थे। इस द्विभाषिया का नाम था ख्वाजा शेरहूद। ये द्विभाषिया 3 भाषाएं जानता था, तुर्की, फारसी और अंग्रेजी। कहने का मतलब है कि ये आसानी से भारतीय लोगों से बात कर सकता था, क्योंकि भारत की उस समय राजकीय भाषा भी फारसी थी, और अगर देखा जाए तो जो जनता की भाषा थी वो भी लगभग फारसी थी। कुछ जगह फारसी थी, कुछ जगह स्थानीय भाषा हुआ करती थी। कहने का मतलब है कि वो आसानी से एक पक्ष की बात दूसरे पक्ष तक पहुंचा सकता था। इसी समय जो मुगल शासक थे, बादशाह थे, फर्रुखसियर महोदय। फर्रुखसियर महोदय बहुत ही पीड़ित थे बीमारी से, और उनको फोड़ों की बीमारी थी। जो हैमिल्टन महोदय डॉक्टर आए थे, उन्होंने उनके फोड़े ठीक कर दिए। जब उनका इलाज कर दिया तो फर्रुखसियर महोदय खुश हो गए, और उन्होंने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी कर दिया। ये फरमान जारी किया कि आप 3000 रुपए वार्षिक दे करके पूरे मुगल क्षेत्र में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। कहने का मतलब है, फर्रुखसियर महोदय ने जो बची खुची कसर थी वो पूरी कर दिया, जो चाहते थे अंग्रेज वो कर दिया उन्होंने। और ये अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब सभी प्रकार के अधिकार मिल जाना। अब उनको किसी तरीके की चुंगी नहीं देनी पड़ेगी, किसी तरीके का जजिया नहीं देना पड़ेगा अंग्रेजों को, किसी तरीके की ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, न कोई सीमा शुल्क देनी पड़ेगी। पूरे क्षेत्र में आसानी से व्यापार कर सकते हैं। और साथ ही एक और अधिकार दे दिया कि कंपनी अब अपने सिक्कों को पूरे मुगल क्षेत्र में चला सकती है। यानी कंपनी अपने सिक्कों को, अपनी मुद्राओं को मुगल क्षेत्र में चला सकती है। यानी मुगल सिक्कों से कंपनी के सिक्कों की अदला बदली हो सकती है। तो व्यापार और अधिक आसान हो गया। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ये कंपनी व्यापारिक वर्चस्व तो स्थापित कर ही रही थी। अब क्या हुआ कि जो बराबर उसको आर्थिक छूटें मिल रही हैं, उन छूटों की वजह से वो अर्थव्यवस्था में भी हस्तक्षेप करने लगी। अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप कैसे कि उनको वार्षिक पैसा देना, उसके बदले में छूटें प्राप्त करना, वो था। दूसरे, व्यापार का लाभांश देना और विभिन्न तरीके के कर चुकाना। ये जो चीजें थी वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। तो अब तक जो है वो भारत में अंग्रेज फैक्ट्रियां अनेक स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। अंग्रेजों की शक्ति
दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का पूरा इलाका जो गुजरात से लेकर बंगाल तक का था, लगभग पूरे इलाके में ब्रिटिश फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी थी। वहां पर सैन्य दल बन चुके थे, आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस दल उपलब्ध था। तो इस तरीके से उनकी शक्ति का आधिपत्य स्थापित हो गया और साथ ही वर्चस्व भी स्थापित हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्रियां जो बनाई थी वो कहाँ बनाई थी और कब बनाई थी। तो सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित हुई थी। उसके बाद सूरत में 1613 ईस्वी में, आलमा गांव में 1626 ईस्वी में, हरिहरपुर में 1633 ईस्वी में, बालासोर में 1633 ईस्वी में, मद्रास जो फोर्ट सेंट जॉर्ज बना था 1639 ईस्वी में, हुगली में 1651 ईस्वी में, सूतानाती में 1690 ईस्वी में और फोर्ट विलियम में 1696 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया है कि जो यूरोपीय शक्तियां भारत में आईं, उनमें से अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने व्यापार स्थापित किया और किस तरीके से वाणिज्यिक शक्ति को बढ़ाया, किस तरीके से फैक्ट्रियां स्थापित की, कोठियां स्थापित की, कैसे सैन्य शक्ति को बढ़ाया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकती हैं, लिख सकती हैं, महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकती हैं।